तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी एआरजे एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट। आइज़ा को चॉकलेट बार में बदल के खाने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के चारों ओर एक रेड इलेक्ट्रिक स्पार्क आ जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बिल्कुल यही दिखता है। हमें दिखता है कि वेजिटो पूरी तरीके से उस न्यू एनर्जी को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। एंड जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है, हम देखते हैं कि वेजिटो के आसपास जो रेड इलेक्ट्रिक स्पार्क था वो तुरंत ही गायब हो जाता है। इस एनर्जी को कंट्रोल करने के बाद वेजिटो एक चैन की सांस लेता है। वेजिटो बोलता है कि आखिरकार मैंने इसे कंट्रोल कर ही लिया, और इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मुझे ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी, और जब तक मैं ना चाहूँ आइज़ा का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा मेरे पावर लेवल के ऊपर, और साथ ही में आइज़ा सुरक्षित रहेगा अपने ककून में। जब से मैंने कार्डिनियल सिन को कमिट किया उन गॉड्स को मार के, तब से लेकर अब तक लूसीफ ही था जो मेरे पावर को बढ़ाता जा रहा था, और इसीलिए ही शायद लूसीफ के जाने के बाद मेरे पावर लेवल में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है कि ये एम्परर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और अभी के लिए सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना होगा कि अभी मुझे जाना कहाँ पर है। आइज़ा ने बताया था कि ये सेक्टर 10 है, तो इसीलिए दूसरे सेक्टर तक जाने का कोई ना कोई रास्ता या निशान तो ज़रूर होगा। शायद एक पोर्टल हो सकता है वहाँ तक जाने का। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो उड़ते हुए अपने आसपास की जगह को देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की जगह है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना ही तो कोई शख्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है और ना ही मुझे कोई आवाज़ आ रही है। पर आइज़ा और उसके वो 5 डीमंस कहाँ से आए थे? मुझे अभी तक कोई दिखा क्यों नहीं? मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा हूँ, और अगर यहाँ पर ज़मीन पर कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि ऊपर आसमान में ज़रूर कुछ होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से और ऊंचा उड़ने लग जाता है, एंड वेजिटो आसमान के हाईएस्ट लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। वेजिटो जाते वक्त बोलता है कि अगर वहाँ पर भी कोई नहीं हुआ तो शायद मैं इस बैरियर को तोड़ के ही बाहर निकल जाऊँगा, और फिर कोई भी डीमन मुझे रोक नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का सिर एकदम से इनविजिबल वॉल से टकराता है, एंड जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो बोलता है कि हाँ ठीक है, ये शायद मुझे रोक सकता है। हम देखते हैं कि वेजिटो इतने ज़ोर से टकराया हुआ होता है कि वेजिटो के आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की जगह है। टकराने की वजह से वेजिटो का सिर भी फूल गया रहता है। वेजिटो बोलता है कि नॉनसेंस, बिल्कुल ही नॉनसेंस जगह है ये। अगर मुझे इस वक्त पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ पर जाना है तो इसका मतलब ये है कि मैं सबको हार जाऊँगा, और अगर किस्मत से मैं नेक्स्ट सेक्टर तक पहुंच भी जाता हूं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस राइम से निकलने के लिए मुझे काफ़ी सारे एम्परर्स को हराना पड़ेगा, एंड अर्थ को भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि लूसीफ मेरे आने का इंतज़ार नहीं करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को एक आवाज़ सुनाई देती है, एंड वो आवाज़ बोलती है कि रिलैक्स यंग सेयन। इस आवाज़ को सुनकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि ये यामुशी होता है। यामुशी वेजिटो से बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो। टाइम यहाँ पर उस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से मॉर्टल राइम में चलता है, और यहाँ तक कि नहीं, हर एक राइम में टाइम डिफरेंट तरीके से चलता है। इस राइम के टाइम के बारे में मैं तुम्हें एग्जैक्ट कंपैरिजन करके नहीं बता सकता, पर एक चीज़ है जिससे तुम्हें एक रेफरेंस मिल जाएगा। डीमन राइम में टाइम बिल्कुल ही पिरामिड ऑफ पावर की तरह चलता है। मॉर्टल राइम का एक दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू डीमन राइम के। इसका मतलब ये है कि तुम जिन लोगों को बचाना चाहते हो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं बीता है। तुम्हारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और इसी टाइम के वजह से ये डीमंस इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इसीलिए इन डीमंस का सामना करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। तभी वेजिटो बोलता है कि पिरामिड ऑफ पावर की तरह, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, पर टाइम का इन डीमन के पावरफुल होने से क्या रिलेशन है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने लूसीफ को खो दिया, एंड साथ ही में 2 सयंस को भी। मैंने सभी गॉड्स के पावर को ऑब्जर्व किया है, एंजल्स के पावर को भी, और 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट के पावर को भी, और इवन जीटी के पावर को भी।
इतने लोगों के पावर को ऑब्जर्व करने के बावजूद आखिर वो डीमन कैसे मेरा मुकाबला कर पा रहा था। इवन कि गर्ड्स भी अपने तलवार की मदद से उसे सील नहीं कर पाया। तभी यामुशी वेजिटो से बोलता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम बिल्कुल भी अपने ओपोनेंट के बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बिल्कुल तुम्हारे सामने ही है, पर तुम जैसे बेवकूफ़ों के साथ दिक्कत ये है कि तुम लोग बस सरफेस को ही चेक करते हो, डेप्थ तक नहीं पहुंचते। बेवकूफ़ वेजिटो, डीमन राइम सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि लॉर्ड ज़ेनो एंड ग्रैंड प्रीस्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर डीमन राइम को इतने आसानी से ख़त्म किया जाता तो डीमन राइम से सबको इतना डर क्यों लगता? अभी तुम ये क्वेश्चन खुद को पूछो। इसके बाद यामुशी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए बोलता है कि आइज़ा ने खुद तुम्हें बताया कि डीमन राइम कैसे काम करता है। डीमन किंग लगातार फाइट करते रहते हैं डीमन एम्परर बनने के लिए, और इसी तरीके से डीमन एम्परर भी लगातार लड़ते रहते हैं डेविल बनने के लिए। लूसिफ ने भी यही किया था, एंड लूसिफ ने भी इस गद्दी को पाकर काफ़ी सालों तक इसके ऊपर राज किया था। उसके पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था, और ये पावर इतनी ज़्यादा है कि इसके बारे में तो हम अभी भी सोच भी नहीं सकते। पर अब जबकि लूसिफ जा चुका है, लूसिफ की जगह एक नया डेविल आ चुका है, और जो डेविल लूसिफ की जगह आया है हो सकता है कि वो डेविल भी लूसिफ की तरह ही ताकतवर हो। पर ज़रा तुम एक मिनट के लिए इस डीमन राइम के बारे में सोचो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक डीमन एक दूसरे को कम्पीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कल जो डीमन एम्परर था, हो सकता है कि आज वो डीमन एम्परर ना रहे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम अपने को एंड आइज़ा को देख सकते हो। अभी तुम सेक्टर 10 के न्यू डीमन एम्परर बन चुके हो, और इसी तरीके से ये राइम चलता है। यहाँ पर हर वक्त लड़ाई होती रहती है, और इससे ये होता है कि ये डीमंस हमेशा ताकतवर बनते रहते हैं। ये बिल्कुल ही एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह होता है। और तुम्हें तो पता ही है कि इस राइम में टाइम किस तरीके से काम करता है। अगर तुम उसे भी इस केस के साथ जोड़ दो तो ये बिल्कुल लिमिटलेस बन जाता है। जब मैं पहली बार डीमन राइम में एंटर किया था, तब से लेके अब तक सिर्फ आइज़ा ही एक ऐसा डीमन है जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था, और ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आइज़ा डीमन एम्परर है सेक्टर 10 का, जो कि सबसे बॉटम रैंक है इस डीमन राइम का। यहाँ से तुम कोई गलती नहीं कर सकते हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो, पर मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ पर आया था लोअर क्लास डीमन को हराने के लिए। हम 5 में से एक भी डीमन एम्परर का सामना नहीं कर पा रहे थे। जीटी शायद ये कर सकता है, पर गर्ड्स नहीं। उस बेवकूफ़ ने एक डीमन किंग को सील किया एंड बोलने लगा वो एक एम्परर है, और यही वो कारण था जिसका जिक्र उसने कभी नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या सच में? अगर आइज़ा जैसे डीमन को सबसे कमज़ोर डीमन कहा जा रहा है तो डेविल का पावर लेवल कितना होगा? और इससे भी बुरा ये है कि लूसिफ भी अपने खुद की बॉडी के साथ वापस आ चुका है, और अब मुझे समझ रहा है कि मॉर्टल राइम के लोग क्यों डीमन राइम के किसी भी डीमन को आज़ाद होने नहीं देते। तभी यामुची बोलता है कि तुम काफ़ी डरे हुए लग रहे हो बच्चे। हो सकता है कि तुम्हें ये काम इम्पॉसिबल लग रहा हो, पर तुम्हारे पास्ट के सिचुएशन को देखते हुए तुम्हारे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम एक मॉर्टल लेवल से डाई के लेवल तक पहुंच गए, और एक बात याद रखना, हो सकता है कि ये डीमंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसका मतलब ये है कि हर एक बैटल के साथ तुम भी ताकतवर बनते जाओगे। लूसिफ को हराना इससे पहले तक इम्पॉसिबल था तुम्हारे लिए, पर अभी के सिचुएशन को देखते हुए तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है लूसिफ को हराने का। डीमन राइम के सभी डीमंस को हराओ और ताकतवर बनते जाओ, एंड इसी ताकत का इस्तेमाल करके लूसिफ को हराओ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो एक स्माइल देता है। वेजिटो बोलता है कि परफेक्ट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए था। लूसिफ, मेरे सिचुएशन को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी जीते नहीं हो मुझसे। कैकारोट, वेजिटा, ताकतवर बनते रहना। ये बैटल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा एक बारी मैं वापस आ जाऊँ तो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक और बार थूकता है। जैसे ही वेजिटो थूकता है, हम देखते हैं कि वेजिटो का थूक एक तरीके का शेप लेने लग जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो थूक एक तरीके का फेस का शेप ले लेता है, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो थूक पूरी तरीके से यामुशी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि वेजिटो ने अब यामुशी को बाहर निकाल दिया है। जैसे ही यामुशी बाहर आता है, यामुशी वेजिटो से बोलता है कि तुमने एक्चुअली ये काम किया, और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि तुम यंग जनरेशन के लोग एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना नहीं जानते।
तभी वेजिटो बोलता है कि रिस्पेक्ट, हाँ मैं किसी गॉड का रिस्पेक्ट नहीं करता, खाली तुम्हें छोड़कर। तुमने अपने आप को काफ़ी बार साबित किया है और साथ ही में तुम्हें इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ पता भी है। अगर तुम्हें बाहर निकालने से मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊँगा जल्दी तो इससे मेरा ही फ़ायदा है। और वैसे भी तुम्हारा मेरे अंदर होने से मेरे पावर लेवल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मेरे बॉडी का हिस्सा बन के तुम्हें काफ़ी कुछ मिला है, और इसके बदले मैं तुम्हारी सारे नॉलेज को फोर्सफुली एक्सेस कर सकता था। तभी यामुशी बोलता है कि बेवकूफ़, तुमने मुझे ऑब्जर्व नहीं किया था, तुमने मेरे साथ फ्यूज़ किया था पोटारा इयररिंग्स का मदद लेके, जैसे कि तुमने वेजिटा एंड कैकारोट के साथ किया था। और शायद तुम फोर्सफुली उन दोनों के नॉलेज को एक्सेस कर पाते होंगे, पर तुम गॉड के नॉलेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना वेजिटो। तभी हम देखते हैं कि यामुशी एकदम से आसमान की तरफ चला जाता है एंड यामुशी जाते वक्त वेजिटो से बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी कुछ समझा दिया है इस राइम के बारे में। अगर तुम इस सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो, सेक्टर 9 इस तरफ है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो भी एकदम से फॉलो करता है यामुशी को। वेजिटो बोलता है कि मैंने इसे बाहर निकाल के बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है। अब सिर्फ 9 ही एम्परर बचे हैं। अपना थ्रोन खाली कर दो मेरे लिए डेविल। इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है एंड हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू सुपर साइयन 1 में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो डीमन एम्परर गोकू के सुपर साइयन फॉर्म को देखकर बोलता है कि ये बाल और ये आंखें, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के प्लेनेट पर मुझे इस तरीके की कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने मिलेगी। वैसे मॉर्टल तुम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे ना मेरे से। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ जा रहा होता है। गोकू जाते वक्त बोलता है कि मैं वो सवाल तब पूछूंगा जब मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसीलिए तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पूरे ताकत से मेरा सामना करो। गोकू को इतने तेज़ी से अपने पास आता हुआ देखने के बावजूद वो डीमन बिल्कुल शांत खड़ा होता है एंड जैसे ही गोकू उस डीमन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त की ब्लास्ट अटैक शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। पर हम देखते हैं कि इतना नज़दीक से की ब्लास्ट अटैक शूट करने के बावजूद वो डीमन उस अटैक को डॉज कर देता है। जैसे ही गोकू का की ब्लास्ट अटैक फेल होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन को। पर हम देखते हैं कि वो किक भी उस डीमन को नहीं लगता। पर गोकू यहाँ पर ही नहीं रुकता, गोकू एक और किक मार देता है उस डीमन को, पर इसका भी रिजल्ट बिल्कुल सेम ही होता है। वो डीमन एम्परर गोकू से बोलता है कि तुम्हारे करेंट सिचुएशन को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बैलेंस बिल्कुल ही बिगड़ चुका है इन बेकार मूव्स को करके। एक काम करता हूँ, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दे देता हूँ एंड तुम्हें एक क्विक डेथ भी दे देता हूँ मॉर्टल। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड गोकू बोलता है कि नहीं। इस चीज़ को देखकर वो डीमन एम्परर एकदम से हैरान रह जाता है एंड वो बोलता है कि तुम, ये लंबे बाल और ये ग्रीन आइज़, अभी तुम सच में बिल्कुल। इतने में हम देखते हैं कि गोकू उस डीमन के तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है एंड जैसे ही गोकू उस डीमन एम्परर तक पहुंचता है, वो एक ज़बरदस्त पंच मार देता है उस डीमन एम्परर को। पर हम देखते हैं कि उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है वो डीमन एम्परर। इसके नेक्स्ट पे जिसमें गोकू बोलता है कि वो वहाँ पर है। वो डीमन एम्परर गोकू से बोलता है कि तुमने तो मुझे बस हिट कर ही दिया था वहाँ पर, तुम अब दुगने ताकतवर बन चुके हो, ये मैंने देखा। पर तुम अपने आप को ज़्यादा समझने की गलती मत करना। ये लैंड और तुम्हारा सोल सब कुछ लूसिफ को बिलोंग करता है। इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि गोकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड गोकू काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ जा रहा होता है फिर से। जैसे ही हम देखते हैं कि गोकू उस डीमन तक पहुंचता है, गोकू एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है उस डीमन को एंड गोकू बोलता है कि मैं सिर्फ ताकतवर ही नहीं बना हूँ। पर जैसे ही गोकू अटैक करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन उस अटैक को फिर से डॉज कर देता है। पर गोकू यहाँ पर ही नहीं रुकता, गोकू एक किक भी मारता है उस डीमन को, पर वो डीमन उस किक को भी काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। वो डीमन बोलता है कि तुम अपने सवालों के बारे में भूल जाओ, अब तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक के बाद एक की ब्लास्ट अटैक शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। पर उस डीमन के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल होती है एंड वो डीमन बोलता है कि बहुत अच्छे, पर अभी भी ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन सारे के सारे की ब्लास्ट अटैक को डॉज करने लग जाता है गोकू के। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गोकू को परेशान देखते हैं। गोकू बोलता है कि ये शख्स, ये बिल्कुल ही डीमन की तरह है, बिल्कुल ही ऐसा ही होना चाहिए एक डीमन। वो डीमन बोलता है कि मुझे तुम कुछ और क्यों नहीं दिखाते, इतने दूर से मैं ट्रैवल करके यहाँ पर ये सब देखने नहीं आया हूँ। तभी गोकू अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ दिखाऊँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये डीमन कुछ ज़्यादा ही बोलता है।
तभी हम देखते हैं कि गोकू के हाथ में एकदम से इलेक्ट्रिक स्पार्क आने लग जाते हैं। गोकू बोलता है कि इस टेक्निक के लिए तुम यामचा का शुक्रिया अदा कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि गोकू के हाथ में एक तरीके का एनर्जी अटैक आ जाता है एंड गोकू इस एनर्जी अटैक को उस डीमन के ऊपर शूट करने वाला होता है। गोकू बोलता है कि मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल काफ़ी दिनों से नहीं किया था, तो इसीलिए तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुम्हें ये देखने मिल रहा है। मेरा दोस्त इस ट्रिक को स्पिरिट बॉल कहता है और अब वक्त आ चुका है कि तुम इस टेक्निक को नज़दीक से देखो। जैसे गोकू ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू उस स्पिरिट बॉल को शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। जैसे ही वो अटैक गोकू के हाथ से निकलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो अटैक एकदम से उस डीमन की तरफ जाने लग जाता है। वो डीमन बोलता है कि ये तो बिल्कुल नया है। जैसे ही वो डीमन ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, पर हम देखते हैं कि गोकू का अटैक उस डीमन को चेस कर रहा होता है। इस चीज़ को वो डीमन भी समझ जाता है। वो डीमन बोलता है कि अच्छा, मैंने देखा, तो ये एनर्जी बॉल मैं जहाँ पर भी जाऊँगा वहाँ पर मुझे फॉलो करेगा। आइजा के पास भी इसी तरीके का एक अटैक था। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से फिर से अपने आप को मोड़ देता है। गोकू को समझ गया रहता है कि वो डीमन क्या करने की कोशिश कर रहा है। गोकू बोलता है कि तो तुम ये चाहते हो कि मेरा ही अटैक मुझे लग जाए। तुमने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया डीमन, पर इस तरीके की चीज़ को मैं पहले भी देख चुका हूँ। तभी वो डीमन बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम उसके लिए तैयार हो? हम देखते हैं कि वो डीमन काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ जा रहा होता है एंड उस डीमन के पीछे गोकू का अटैक भी उस डीमन को चेस कर रहा होता है। जैसे जैसे वो डीमन गोकू के नज़दीक आता है वैसे वैसे गोकू बोलता है कि और ज़्यादा नज़दीक आओ मेरे, पर फिर तुम मुझे ये मत बताना कि मैंने तुम्हें वॉर नहीं किया। जैसे ही वो डीमन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है गोकू के, वैसे ही वो डीमन बोलता है कि अब मुस्कुराने का वक्त आ चुका है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें अब मिलने वाला है। जैसे ही डीमन का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि डीमन एकदम से अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है एंड अब वो अटैक सीधा जाकर गोकू को ही लगने वाला होता है। गोकू बोलता है कि अच्छी कोशिश थी, पर इस बात को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही गोकू अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही गोकू बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था। जैसे ही गोकू का ये सेंटेंस ख़त्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन को। जैसे ही वो ज़बरदस्त किक उस डीमन को लगता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो डीमन काफ़ी दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि एक ही किक से गोकू ने उस डीमन की हालत ख़राब कर दी होती है। गोकू बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था केयरफुल रहने के लिए, पर यह हैरान करने वाली बात है कि मुझे डीमन को हराने के लिए अपने अल्ट्रा फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा, और मुझे लगता है कि तुम्हारी जैसे ताकतवर लोग और भी मौजूद होंगे। क्या मैंने सही कहा? तभी हम देखते हैं कि वो डीमन पहाड़ों के बीच से निकलता है। हम देखते हैं कि उस डीमन की आंखें बिल्कुल ही ब्लैक हो चुकी होती है एंड उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है गोकू के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन के पीछे एक तरीके का क्रीचर आ गया रहता है जो कि प्लेनेट वैम्पा पे रहता है एंड वो अजीब सा क्रीचर उस डीमन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इस चीज़ का एहसास भी उस डीमन को हो जाता है। वो डीमन बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जैसे ही वो डीमन ऐसा बोलता है हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी आंखें ओपन करता है। जैसे ही वो डीमन अपनी आंखों को ओपन करता है हम देखते हैं कि उसकी आंख बिल्कुल रेड होती है। उस डीमन के इस रेड आइज़ को देखकर वो जो क्रीचर उस डीमन के ऊपर अटैक करने वाला था वो भी डर जाता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि उस डीमन के सिर्फ देखने से ही वो अजीब सा क्रीचर एकदम से फूलने लग जाता है एंड फाइनली वो इतना ज़्यादा फूल जाता है कि वो एक्सप्लोड कर जाता है। जैसे ही वो क्रीचर एक्सप्लोड करता है वैसे ही हम देखते हैं कि उस क्रीचर का खून चारों तरफ गिर रहा होता है। उस क्रीचर को मारने के बाद वो डीमन बोलता है कि बेवकूफ़ क्रीचर, तुम्हें नहीं पता कि तुमने अनजाने में ही किसको चैलेंज कर दिया। तुम डीमन एम्परर काइडा का मुकाबला नहीं कर सकते। उस क्रीचर के टुकड़े टुकड़े होता देख गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि क्या, आखिर अभी क्या हुआ? क्या उसके देखने से ये सब हुआ? आखिर ये शख्स है कौन? काइडा। तभी हम देखते हैं कि उस क्रीचर का खून उस डीमन के टंग पे गिरता है एंड वो डीमन बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार और इम्प्योर है और साथ ही में कमज़ोर भी। तभी हम देखते हैं कि काइडा काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ जा रहा होता है। काइडा को अपने तरफ आता देख गोकू भी एकदम से तैयार हो जाता है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में गोकू को एहसास हो जाता है कि काइडा कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है। गोकू बोलता है कि उसकी स्पीड वो तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। हम देखते हैं कि काइडा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका होता है गोकू के। काइडा को अपने काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आता देख गोकू भी एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है काइडा को।
जैसे ही गोकू अपना पंच मारता है काइडा को, वैसे ही हम देखते हैं कि काइडा उस पंच को डॉज कर देता है एंड काइडा वहाँ से गायब होकर एकदम से गोकू के चेहरे को जकड़ लेता है। हम देखते हैं कि काइडा ने अपने एक हाथ से गोकू के चेहरे को जकड़ रखा होता है एंड काइडा एकदम से गोकू को ज़मीन के ऊपर पटक देता है। जैसे ही गोकू ज़मीन से टकराता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं कि गोकू के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है, पर हम देखते हैं कि काइडा यहाँ पर ही नहीं रुकता। काइडा एकदम से गोकू के पैर को फिर से पकड़ लेता है एंड गोकू के पैर को पकड़ के काइडा एकदम से गोकू को हवा में उड़ा देता है। काइडा बोलता है कि तुमने मुझसे ये कहा था ना कि मुझे ध्यान रखने के लिए, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें वो दूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। ये बोलते ही हम देखते हैं कि काइडा गोकू का पीछा कर रहा होता है एंड जैसे ही काइडा गोकू तक पहुंचता है वैसे ही हम देखते हैं कि काइडा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू को। इसके बाद हम देखते हैं कि काइडा एक ज़बरदस्त अपर पंच मार देता है गोकू को एंड ये अटैक ख़त्म हुआ नहीं होता कि काइडा एक और अटैक कर देता है गोकू के ऊपर। इतने पावरफुल अटैक्स को खाने के बाद गोकू के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है एंड गोकू ज़मीन से जाकर टकराता है। जिस जगह पर गोकू गिरा होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर काइडा पहुँच जाता है। काइडा बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं ये सोचूंगा कि तुम हार मान चुके हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ है मुझे दिखाने के लिए। पर हम देखते हैं कि गोकू जिस जगह पर गिरा हुआ होता है वहाँ पर काइडा को कुछ भी नहीं दिखता एंड जब तक काइडा को एहसास होता है कि गोकू कहाँ पर है तब तक हम देखते हैं कि गोकू एकदम से काइडा के पीछे आ जाता है एंड गोकू के हाथ में एक डार्क एनर्जी अटैक होता है एंड जैसे ही गोकू उस डार्क एनर्जी अटैक को काइडा के नज़दीक लाता है गोकू बोलता है कि हक्काई एंड गोकू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के बाद गोकू एक सेफ जगह पर लैंड करता है एंड गोकू के चेहरे पर एक स्माइल होती है। गोकू को लग रहा होता है कि उसने काइडा को हरा दिया, पर इसके दूसरे ही पेज में हमें पता चलता है कि काइडा को कुछ भी नहीं हुआ। हम देखते हैं कि काइडा यौन कर रहा होता है। इस चीज़ को देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि क्या? गोकू बोलता है कि मैंने उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक किया था, वो भी हकाई एनर्जी के साथ। गोकू को डरा हुआ देख काइडा बोलता है कि क्या तुम डर चुके हो मॉर्टल? तुम अपने डिफेंस को कम मत करना और ज़रा तुम अपने पीछे देखो मॉर्टल। जैसे ही गोकू पीछे देखता है गोकू देखता है कि उसके पीछे 2 रेड डिमंस आइस होती है एंड हम देखते हैं कि काइडा का एक तरीके का एप्लीशन इमेज आ गया रहता है गोकू के पीछे एंड वो इमेज बोलता है कि अब तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है बेवकूफ़। इतने बड़े एप्लीशन इमेज को देखकर गोकू एकदम से डर जाता है एंड गोकू का माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक ज़बरदस्त अटैक लगता है एंड हमें पता चलता है कि ये अटैक काइडा ने ही किया हुआ होता है एंड वो एप्लीशन इमेज असल में एक तरीके का इल्यूजन था काइडा का, गोकू का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही गोकू को ये अटैक लगता है वैसे हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काइडा पहुँच जाता है। काइडा को ऐसा लग रहा होता है कि गोकू हार चुका है। काइडा बोलता है कि अब इसमें कुछ भी मज़ा नहीं रह गया है, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं मॉर्टल राय में इस तरीके का चैलेंज को फेस करूँगा और इस चीज़ का क्रेडिट मैं तुम्हें देना चाहूँगा। तभी हम देखते हैं कि काइडा वहाँ से जाने लग जाता है। काइडा बोलता है कि ये प्लेनेट एक्सट्रैक्शन के लिए रेडी हो चुका है। लॉर्ड लूसिफ को यहाँ पर डिमंस किंग को भेज देना चाहिए ताकि वो अपना काम कर पाए। तभी हम देखते हैं कि काइडा कुछ नोटिस करता है। जैसे ही काइडा कुछ नोटिस करता है वैसे ही हम देखते हैं कि काइडा एकदम से पीछे पलट कर देखता है। काइडा देखता है कि एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। इस चीज़ को देखकर काइडा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। सडनली हम देखते हैं कि प्लेनेट वैम्पा पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ऑरा आ गया रहता है एंड ये एनर्जी ऑरा इतना बड़ा होता है कि ये पूरे प्लेनेट वैम्पा को ही घेर लेता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये एनर्जी ऑरा एक ड्रैगन का शेप ले लेता है एंड तभी उस ऑरा के बीच हमें एक शख्स दिखता है एंड ये शख्स और कोई नहीं, ये होता है हमारा गोकू। जैसे ही धूल हटती है एंड गोकू सामने आता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू अपने सेरिफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। गोकू की आंखों का कलर ब्लू होता है एंड गोकू रेडी हो चुका होता है इस डीमन का सामना करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।